राइट। सो इसीलिए जो मास नंबर होता है किसी भी एटम का, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, लेकिन एटॉमिक मास और मास नंबर में फर्क होता है, मैं बाद में बताऊंगी। सो एटम का जो मास नंबर होता है दैट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। और उस दिन मैंने आपको समझाया था कि एटम जो होता है इट इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, राइट। तो एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सब नोट डाउन कर रहे हैं साथ में? यस मैम। ओके, वेरी गुड, राइट। सो जितने एटम न्यूट्रल कि उसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। राइट। अगर सपोज मैं अगर सोडियम की बात करूं, सोडियम एटम की बात करूं, सोडियम एटम में 11 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर इसका 23 है। इसका मतलब है कि इस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? ये डैश नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? वो भी 11, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो हमें एटॉमिक नंबर बता रहा है ये क्या है? सो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय Z एंड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एंड अगर प्रोटॉन्स हैं तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। सो एटॉमिक नंबर को डिनोट करने के लिए Z, और अगर मैं आपसे पूछूं भी किसी एटम का कितने उसका एटॉमिक नंबर है, तो अगर आपको उस एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम है तो आपको उसका एटॉमिक नंबर भी मालूम है। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम का मैंने बताया आपको एटॉमिक नंबर 11, तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, राइट। एंड मास नंबर, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। दैट मीन्स मास नंबर it is denoted by capital A which is equal to atomic number plus number of neutrons। तो ये भी फॉर्मूला बन गया है मास नंबर का। और यू कैन से, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दिस इज मास नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें से कोई भी चीज मालूम है और न्यूट्रॉन्स मालूम है तो आप उनको ऐड कर दोगे, आपके पास मास नंबर आ जाएगा उस एटम का। इज दैट क्लियर? ठीक है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब किसी भी एटम का जो सिंबल होता है, सिंबल, किसी भी एटम का जो सिंबल आप लिखते हो, सिंबल ऑफ एन एटम, राइट। तो किसी भी एटम का सिंबल अगर आपने लिखना है तो एक्स मतलब उस एटम का सिंबल, यानी उसका जैसे सोडियम है तो उसका सिंबल Na, राइट। उसके पैरों में, लेफ्ट साइड पे उसके पैरों में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है Z से, Z मतलब एटॉमिक नंबर, और उसके बिल्कुल ऊपर ये Z है, 2 नहीं है, राइट। सो Z इज एटॉमिक नंबर, और उसके ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे चाहे राइट कॉर्नर पे, दोनों ही तरीके सही हैं, चाहे लेफ्ट कॉर्नर पे लिख लो चाहे राइट अबव कॉर्नर ऑफ द सिंबल पे लिख लो, दैट इज एटॉमिक मास या मास नंबर। सो दिस इज द सिंबल। मैं फिर दोबारा से, ये सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंबल लिखना चाहती हूँ यूरेनियम का, तो मैं U लिखूंगी, कैपिटल U,
उसके ऊपर वाले हिस्से पे लिखूंगी मैं 238 या 239 या 235 जो भी उसका आइसोटॉपिक नंबर है, और उसके पैरों में लिखूंगी एटॉमिक नंबर, दैट इज 92, राइट। अगर आपसे अब मैं पूछूं, ये सिंबल देके मैं पूछूं कि बताओ इस, अब सब अपना अपना माइक अनम्यूट करें और एक एक करके बोलें। अनम्यूट करो सभी अपना माइक। इस सिंबल में इसका मास नंबर कितना है बताएं। 235। यस, इस सिंबल में, यूरेनियम के सिंबल में, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मैं सबका चैट बॉक्स देखूंगी अभी क्या आंसर। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यस प्लीज, मैं चैट बॉक्स चेक करती हूँ। राइट, सो चैट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज द मास नंबर ऑफ दिस एटम। यस, वेरी गुड, एवरीवन इज राइट। एक दूसरे का देख कर मत लिखना, अपना अपना आंसर देना। सो द मास नंबर ऑफ यूरेनियम इज 235, यानी कि ये जो, यहाँ मैं रखती हूँ चैट बॉक्स को ताकि मैं वो भी देखती रहूं। सो यहाँ पे सिंबल में जो ऊपर लिखा होता है, ये अभी मैं आपकी ना जनरल क्लास ले रही हूँ, अभी आपका सिलेबस नहीं शुरू हुआ, ये मैं आपका जस्ट बेस, पहले बेसिक देख रही हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है। सो मास नंबर इज 235, और अब मुझे बताएगा कोई कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम? शरणजीत, आपके पीछे से 92। कोई वॉइस आ रही है। 92। यस, सो इसका एटॉमिक नंबर है 92। ओके, अब आप मुझे बताएं कि इस यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। शाबाश, 92। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? नहीं, लिखो चैट बॉक्स में लिखो, मैं सबका आंसर देखना चाहती हूँ। एक मैं आप लोगों को जरा चैट हाइड करती हूँ। सो राइट टू होस्ट ओनली, यस, ताकि आप एक दूसरे का आंसर ना देख सको। आप बड़े चालाक हो, मुझे मालूम है, राइट। हाँ जी, कितना है जी प्रोटॉन का नंबर? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? यस, 92। नाउ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? सभी लिखे आंसर में, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। सबने अटेंडेंस लगा दी है? चैट बॉक्स में सबने अटेंडेंस, और गूगल फॉर्म पे भी भर दी सबने? यस मैम। ओके, राइट। सो सेव चैट मैंने कर ली थी। ऑल राइट, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? वेरी गुड, सबने सही आंसर लिखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 92 हैं, बिकॉज किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, राइट। अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? अब देखती हूं मैं। राइट डाउन हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर देयर। मुस्कान ने लेट ज्वाइन किया था बेटा, आपने फॉर्म नहीं फिल किया? मुस्कान, मुस्कान बेटा, फॉर्म फिल किया? मैं दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ, जो रह गया है वो प्लीज भर दे फॉर्म। अच्छा कर दिया, ओके ठीक है। कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? मुस्कान कहती है 92, शरणजीत 92 रॉन्ग है। राजबीर कह रही 146, नो। नेहा गोयल इज सेइंग 133, नो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर माइनस, सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इज 235, एटॉमिक नंबर इज 92, तो बताओ मुझे कितना हुआ? 143 इज द आंसर, राइट? ठीक है, इज दैट ओके? सो नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालने हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, राइट। मैं यहां दोबारा से फॉर्मूला लिख देती हूँ, मैं यहां दोबारा लिख देती हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, और इट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो भी आपको मालूम है, एटॉमिक नंबर मालूम है तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मालूम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है तो मास नंबर में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इज दैट क्लियर? राइट, चलिए। हाँ, सो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये प्लीज जरूर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। यस मैम। ठीक है, और इसका मास भी पता होना चाहिए आप लोगों को। मैं इधर करती हूँ जरा, यस, तो मास भी आपको पता होना चाहिए। सो मास लिखिए, इसका कितना होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है 9.1। मैंने उस दिन भी शेयर किया था ये, तो जिन्होंने आज क्लास ली के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। 9.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 31 kg या 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 28 ग्राम्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इनका मास होता है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg या 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इनका मास भी प्रोटॉन के मास के जितना होता है, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg या 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स प्रोटॉन के बराबर ही होता है। राइट, चलिए आगे। अब हम थोड़ा सा अपना चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको जस्ट चीजें बताई हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय चैप्टर। सो अब मैं इसकी स्क्रीन शेयर बंद करूंगी और अपना पीपीटी का स्क्रीन शेयर करूंगी। राइट, जितना अभी तक मैंने समझाया वो आ गया समझ में आपको? यस मैम। वेरी गुड। हाँ जी, मेरी पीपीटी नजर आ रही है बेटे? यस मैम। यस मैम। ओके, सो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव। ठीक है, सबसे वैसे थोड़ा बहुत सुना हुआ है ना, डी ब्रॉगली, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो चैप्टर बेटा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, ये आप लोगों ने +1 में सारा किया हुआ है, जस्ट ये रेपिटेशन है। ये एक तरह की कह लो आपकी दोबारा से रिवीजन हो रही है +1 के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की। तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पहला जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रही हूँ दैट इज ब्रॉगलीज कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव। राइट, नेक्स्ट। सो डी ब्रॉगली कंसेप्ट किसने दिया था? राइट डाउन, आप लिखते जाइए साथ साथ में। सो लुइस डी ब्रॉगली ने, अगर किसी को ना समझ में आए प्लीज चाहे मेरे को बता देना, चाहे चैट बॉक्स में लिख देना। एवरीवन पब्लिकली कर दिया मैंने। राइट, ठीक है। सो लुइस डी ब्रॉगली इन 1924, राइट, सो ही सो ये है डी ब्रॉगली की पिक्चर, डी ब्रॉगली की फोटो। राइट, अब इसके बारे में, सो ये फ्रेंच फिजिक्स ग्रेजुएट स्टूडेंट था। राइट, और इसने प्रपोज किया था एक आइडिया दैट अकाउंटेड फॉर द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स इन बोहर्स मॉडल। हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में, है ना? यस मैम। हाँ, सो बोहर मॉडल में क्या था? बोहर मॉडल में वो कहते हैं एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी बॉडी,
इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था वो बोहर का मॉडल ही था, राइट। इस हाँ जी, मेरा पेन कहाँ गया? एक मिनट। हाँ जी, Louis de Broglie, he was a French physics graduate student and he proposed an idea that accounted for the fixed energy levels in Bohr's model, right? So Bohr's model में energy levels. I don't know why my pen is not. पेन क्यों नहीं मेरा काम कर रहा? ओके, यहाँ से ले लेते हैं फिर। सॉरी, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है। पहले जो मैं लिख रही थी वो दिख रहा था? Yes, ma'am. ओके, कोई बात नहीं। जरा लिख के देखती हूँ। No, I don't know what happened. Anyways, yes. So बोहर्स मॉडल था, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास शेल एनर्जी शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो इसमें यही प्रपोज किया था आइडिया, राइट, कि oh god, what is happening? Just a minute. So अब ये क्वेश्चन आता है, इसने आइडिया प्रपोज कर दिया कि जो मैं फिर दोबारा से पीछे जाती हूँ स्लाइड पे ताकि हाँ, सो ही प्रपोज्ड एन आइडिया दैट अकाउंटेड फॉर द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स इन बोहर्स मॉडल, कि एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। सो ये आइडिया इसने प्रपोज किया था। देन नेक्स्ट इज, if waves can have particle like characteristics, then can particles have wave like characteristics, right? इसने ये भी क्वेश्चन अरेज किया कि जो पार्टिकल्स हैं उनका पार्टिकल लाइक नेचर होता है, राइट, लेकिन क्या उन पार्टिकल्स का वेव लाइक करेक्टर भी होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बॉल है, राइट। अगर ये कमलजीत, अच्छा, सो अगर कोई बॉल है या कोई भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पार्टिकल लाइक नेचर तो होगा, क्या उसका वेव लाइक करेक्टर भी होगा, राइट। सो ये क्वेश्चन इरेज किया था किसने? डी ब्रॉगली, राइट। सो नेक्स्ट, उसके बाद नेचुरली हर एक कोई ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि इफ लाइट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, माइट पार्टिकल्स एक्ट लाइक वेव्स? अगर लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, आपने कभी लाइट को कमरे में एंटर होते हुए देखा है बेटा? बताओ जरा। Yes, ma'am. हाँ, लाइट को कभी एंटर होते हुए देखा है? तो अगर आप एक अंधेरे कमरे में लाइट को एंटर होते हुए देखो तो आपको उसकी रेज दिखाई देती हैं, दिखती हैं कि नहीं? Yes, ma'am. दिखती है ना, राइट। तो इसका मतलब है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो इस डी ब्रॉगली ने फिर ये क्वेश्चन किया कि क्या पार्टिकल्स भी एक्ट कर सकती हैं लाइक वेव, राइट। सो यस, particles like photons also have a wavelength given by
lambda is equal to h by p, राइट? lambda क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ। जो आपको पता है आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो मेरे साथ साथ, मैं आपका देख लूंगी आंसर। सो व्हाट इज lambda? lambda is wavelength, h is Planck's constant, p is momentum, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। सो पार्टिकल्स जैसे फोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, एक्सेट्रा, दे ऑल्सो हैव अ वेवलेंथ, राइट? और उसको हम किससे कैलकुलेट करेंगे? उस वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, विच इज इक्वल टू h बाय mv, राइट? ठीक है। सो Yes. इट इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट? सो वेवलेंथ क्या है? द वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंटम just like a photon, and the main difference is that matter particles have mass and photons don't, ठीक है? ये जो वेवलेंथ है पार्टिकल की किसके ऊपर डिपेंड करती है? मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है, जस्ट लाइक अ फोटोन, जैसे फोटोन एक्ट करता है। और मेन डिफरेंस इनका है कि इज दैट मैटर पार्टिकल्स हैव मास, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका मास होता है, एंड फोटॉन्स का मास निग्लिजिबल है, राइट? फोटॉन्स का मास निग्लिजिबल है, राइट? चलिए, सो नेक्स्ट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। ये डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या कहती है? डी ब्रॉगली कंसेप्ट क्या कहता है? इन 1924 डी ब्रॉगली suggested that if waves of wavelength lambda are associated with एक मिनट, ये मैं इरेज कर दूं जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, राइट? चलो, ठीक है। सो इन 1924 डी ब्रॉगली suggested that if waves of wavelength lambda were associated with particles of momentum p equal to h by lambda, then it should also work the other way around. यानी कि अगर कोई वेव्स एसोसिएटेड हैं किसी पार्टिकल्स के साथ जिसका कि मोमेंटम जो है वो p है, विच इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, देन इट शुड ऑल्सो वर्क विद द अदर वे अराउंड। यानी कि अगर उस पार्टिकल का मोमेंटम है तो उसकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए, अगर वेवलेंथ है तो मोमेंटम भी होना चाहिए, सो दोनों होने चाहिए, राइट? So a particle of mass m moving with velocity v has momentum p given by this formula जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। So p यहाँ पे क्या है? What is p? Momentum, which is equal to mv. mv का मतलब mass into velocity, which is equal to h by lambda. So momentum is equal to mv, which is equal to h by lambda, right? हाँ, so next है justification for dual nature of electrons. डुअल नेचर का क्या मतलब है? डुअल नेचर का मतलब है, ये डी ब्रॉगली ने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका दो तरह का कैरेक्टर है, पार्टिकल लाइक कैरेक्टर भी है और वेव लाइक कैरेक्टर भी है। तो उसने जस्टिफिकेशन भी दिया इसका डुअल मतलब दो कैरेक्टर जिसके दो नेचर होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन्स का भी डुअल नेचर है, पार्टिकल लाइक नेचर एंड वेव लाइक नेचर। सो पार्टिकल लाइक नेचर कैसे है? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल पार्टिकल्स की तरह उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे हैव डेफिनेट मास, एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स produces a spot of scintillation. Scintillation का मतलब होता है फ्लैश ऑफ लाइट, जैसे कोई लाइट चमकती है, राइट? When electron strikes zinc sulfide screen, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट भी हम देखेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। उसके बाद each striking electron produces one scintillation point.
हर एक इलेक्ट्रॉन जब इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करता है तो एक सिंटिलेशन पॉइंट क्रिएट होता है. स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी लोकलाइज्ड. जितने भी स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड होने चाहिए एंड नॉट स्प्रेड लाइक अ वेव. दिस प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स एज अ पार्टिकल. तो ये सारे जो जस्टिफिकेशन थी, इससे ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है. दूसरा, अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव लाइक नेचर है उसका. सो इट वाज वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर इन 1927 एंड जॉर्ज थॉमसन इन 1928. ठीक है, इन्होंने कंफर्म किया कि यस, इलेक्ट्रॉन्स का वेव लाइक नेचर होता है. मैं आपको अभी इसकी एनिमेटेड वीडियो भी दिखाऊंगी जो मैंने खुद बनाई है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के ऊपर. एंड सेकेंड, इट ऑब्जर्व्ड डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रिस्टल्स. ठीक है, सो सेकेंड इसका जस्टिफिकेशन थी कि अगर क्रिस्टल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी ऑब्जर्व किया गया. राइट, सो दिस वाज द जस्टिफिकेशन फॉर डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय डी ब्रॉग्ली. नेक्स्ट, ये है अब मेरा एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट बाय डेविसन एंड जर्मर. इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है और माई ई क्लास में जिन बच्चों ने एनरोल किया है शायद उन्होंने देख भी लिया होगा ये वीडियो. राइट, इसमें क्या होता है, देखो क्या कह रहा है वो. डेविसन और जर्मर साइंटिस्ट के नाम है बेटा. दे पास्ड द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहां से एक बल्ब में से स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने पास की फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट. ये टंगस्टन फिलामेंट है. राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन बीम पास हुई थ्रू निकल क्रिस्टल, ये निकल क्रिस्टल है. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक निकल क्रिस्टल, concentric dark and bright rings called diffraction rings were formed on screen. ये जो स्क्रीन आपको काली काली दिख रही है ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है. बल्ब में से जब इलेक्ट्रॉन बीम पास की डेविसन और जर्मर ने, वो निकल क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक की. स्ट्राइक होने के बाद उसमें से कंसेंट्रिक और डार्क ब्राइट रिंग्स मतलब रेज प्रोड्यूस हुई जो कि जाके टकराई जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि ये गोल गोल कंसेंट्रिक रिंग्स बनी जिनको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन रिंग्स. ये समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट? आगे चलूं बेटा? यस यस मैम. ओके ओके, सब Yes. दिख गया एक्सपेरिमेंट? दोबारा रिपीट कर देती हूँ. डेविसन और जर्मर ने बल्ब में से या किसी टंगस्टन फिलामेंट, बल्ब में क्या होता है, बल्ब में रोशनी कहाँ से आती है, टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है, उसमें एक पतली सी तार लगी होती है टंगस्टन की. तो उसमें से स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने पास की ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, एंड जब ये इलेक्ट्रॉन बीम टकराई निकल क्रिस्टल्स के साथ तो इसमें से बहुत सारी रेज निकली जिनको हम डाइफ्रैक्टेड बीम्स कहते हैं. और जब ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जाके टकराई तो इनमें गोल गोल कंसेंट्रिक रिंग्स बनी जिनको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन रिंग्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय क्रिस्टल आया, ठीक है, इसको उसने एक्स रेज के डाइफ्रैक्शन रिंग्स के साथ कंपेयर किया. So diffraction pattern of electrons by crystal was comparable to that observed for X-rays, right? So जो X-rays का diffraction pattern था और जो electrons का diffraction pattern था दोनों सेम थे. जहां से ये फिर से कंफर्म हो, क्योंकि X-rays जो है वो तो waves हैं, rays हैं. आपको मालूम है ना रेज किसको कहते हैं? रेज क्या होती हैं? रेज किरणें, हिंदी में अगर हम कहें तो किरणें. ठीक है, रेज को हम, और रेज किस फॉर्म में ट्रेवल करती हैं? वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं. राइट, तो एक्सरे की जो डाइफ्रैक्शन रिंग थी और इलेक्ट्रॉन्स की जो डाइफ्रैक्शन रिंग्स थी वो दोनों कंपेरेबल थी. इसका मतलब है अगर एक्सरेज वेव करेक्टर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का भी वेव करेक्टर है.
right? Since X-rays have wave character, therefore wave character must also be associated with electrons, and diffraction patterns were also noticed with protons, neutrons, hydrogen, etc. So यही diffraction patterns जो हैं ये बाकी particles के साथ भी देखे गए, उनमें भी observe किए गए. So यहां से conclusion निकलता है कि all material particles have wave character, hence dual character. So all material particles have, जितने भी material particles हैं उनका particle like nature तो है ही, उसके साथ साथ wave like character भी है, इसीलिए electrons का dual character है, right? Dual मतलब wave like as well as particle like. So ये था बेटा आज का टॉपिक. So मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ, राइट? तो होप ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट. नहीं बोलना तो चैट Yes, हो प्लीज. yes. आई कैन सी, राइट? तो ये आपने आज पढ़ना है. किन किन बच्चों ने मेरी माई ई क्लास ज्वाइन कर ली है? जरा लिखो चैट बॉक्स में. माई ई क्लास मैंने उस दिन शेयर की थी ना, सिर्फ 3 बच्चों ने ज्वाइन की है अभी तक मेरी, बाकी बच्चों ने ज्वाइन नहीं की. वहां पे मेरा बेटा सारा पड़ा हुआ है, वहां पे आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, वहां पे मैंने पीडीएफ शेयर कर रखे हैं, अपना पीपीटी शेयर कर रखे हैं, तो आप लोग वहां पे जाके. हाँ, प्रिया ने ज्वाइन किया हुआ है, नेहा गोयल ने ज्वाइन किया है, मुझे मालूम है, एक लड़की ने और किया हुआ है, बस 3 बच्चे हैं, बाकी बच्चों ने नहीं किया. तो ये अपनी क्लास के बाकी बच्चों को भी हेल्प करो ज्वाइन करवाने में, राइट? अपने कॉलेज का भी एलएमएस वैसे बन जाएगा, हो गया है स्टार्ट, तो मैं वहां पे भी मटेरियल शेयर करूंगी आपके साथ, ताकि आप लोग जब मर्जी चाहो उसको देख सको, वीडियोस को देख सको, पीपीटी को देख सको, जितनी बार मर्जी देख लो, राइट? और मटेरियल भी वहां से, और मैं क्विज वगैरह भी उसी में डालूंगी, असाइनमेंट्स भी उसी में ही डालूंगी. सो प्लीज गो थ्रू दिस, जो आज का था टॉपिक हमारा, और इसके अगला टॉपिक हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी मैंने माई ई क्लास में डाला हुआ है, राइट? अगर आप लोग ने नहीं ज्वाइन किया तो मैं देखती हूँ फिर मैं कहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी फिर आपके साथ, ठीक है? एनी अदर क्वेरी?